हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आरआरबी मतलब क्या होता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी 3 या 4 दिन पहले व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो चुका था दोस्तों। वो जो नोटिफिकेशन था वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर में पब्लिश हुआ हुआ नोटिफिकेशन था। ओके, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने पूरा उसमें डिटेल में बताया था कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में आपका सिलेबस क्या रहने वाला, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला। लेकिन दोस्तों वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। लेकिन आज की डेट में मतलब 8 अगस्त 2024 को रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपकी जो पैरामेडिकल वैकेंसीज होती है, मतलब उसमें आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर को ही दोस्तों रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। ओके, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी का यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन में डिटेल में क्या दिया है वो ही डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में क्या आता है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आता है, जिसमें क्या किया गया है? CEN। ओके, CEN मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04/2024। तो इस नोटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई है। ओके, तो पैरामेडिकल कैटेगरी में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसीज है, जिसको ही हम लोग कॉमन लैंग्वेज में स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है? रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। ओके, तो वेरियस कैटेगरीज है जिसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगी? 17 अगस्त 2024 से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लोजिंग डेट क्या होने वाली है आपकी? 16 सितंबर 2024। ओके, तो करीब करीब आपको 1 महीने का पूरा टाइम यहाँ पर मिलने वाला है आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आप फॉर्म सबमिट कर भी लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में आपको ऐसे पता चलता है कि आपके हाथ से कुछ मिस्टेक हुई है, एज लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो वैसी अगर मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आपको करेक्शन के लिए विंडो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आप वो फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट details filled in create an account form and chosen RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन में जो इंफॉर्मेशन भरते हैं और जिस आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं उसको चेंज नहीं कर पाएंगे लेटर ऑन स्टेजेस में। एक बार आपने जो इंफॉर्मेशन भरना था, मतलब आपका मोबाइल नंबर हो गया या फिर उसके बाद में ईमेल आईडी वगैरह, जो कुछ आपने स्टार्टिंग में रजिस्टर करते वक्त कर लिए। ओके, और जो आरआरबी से आपने फॉर्म भर लिए तो एक बार भर लिए तो वो परमानेंट वही रहेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी का जो डेटा है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप कहाँ कब से चेंज कर सकते हैं उसमें? 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक। ओके, तो ऐसा आपके पास में 10 डेज का, टोटल 10 डेज का टाइम मिलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है कि आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 16 सितंबर 2024 के रात 23:59 आवर्स तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया है, पे लेवल वगैरह दिया गया है। तो उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसको ही हम लोग नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स बोल सकते हैं। ओके, इसका पे लेवल कितना है दोस्तों? 7th CPC के अकॉर्डिंग 7th पे लेवल है, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक पे जो रहता है वो 44,900 होता है। तो इसके ऊपर आपको TA, DA, HRA, यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, ये सब कुछ मिलता है। तो 3 दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था दोस्तों, इसमें मैंने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो उसमें मेंशन किया हो या फिर एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड C1। तो C1 स्टैंडर्ड क्या होता है वो हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में है एज एज ऑन 1/1/2025। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए? मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 43 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम वाला किसको लागू रहता है दोस्तों? जो UR कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 43 ईयर्स है। लेटर ऑन जो SC ST OBC जो कैंडिडेट्स है
उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन 43 ईयर्स तक कौन भर सकता है? जो यूआर कैंडिडेट है। और टोटल वैकेंसीज कितनी है? 713 वैकेंसीज है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला गया है? अपर एज लिमिट इंक्लूड्स द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए दोस्तों, ये 40 ईयर्स तक वैसे रहता था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 43 ईयर्स एज दिया गया है। लेकिन ये किसके लिए लागू रहेगा? यूआर कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो लेटर ऑन हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है? जो सीईएन जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, तो जितनी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको सीईएन में जो जितनी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले पढ़ लेना है। ओके, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, मेन जो जो ये है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है या फिर इंफॉर्मेशन है, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये जो पीडीएफ है ये टोटल 40 पेजेस का है। अगर हम लोग 40 पेजेस पढ़ते बैठे तो टाइम काफ़ी यहाँ पर कंज्यूम होने वाला है। जो कुछ जितनी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 40 पेजेस है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है? एक तो जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो फाइनल ईयर में है अभी, लेकिन उनका रिजल्ट यहाँ पर अभी तक के डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम एससी, एसटी, ओबीसी। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये हर नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती वही सेम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, मेडिकल फिटनेस जो है दोस्तों अपना C1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाला है। C1 स्टैंडर्ड क्या होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, सो फिर आगे क्या बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शॉल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं, ओके, मेडिकल आपका एग्जाम होता है, मेडिकल अनफिट होते हैं, तो आपका कैंडिडेचर वहां पर कैंसिल होने वाला है। आपको कोई भी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, एज लिमिट जो रहेगी वो कहाँ कब कंसिडर की जाएगी? आपकी 1 जनवरी 2025 को कंसिडर की जाएगी। द लोअर एंड अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड इन पैरा 5.1 विथ रिलेवेंट अपर एज रिलैक्सेशन। ओके, तो ये 5.1 जो पैरा है उसमें एज अपर एज का वगैरह मेंशन किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.1 डेट ऑफ बर्थ का मेंशन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये हमारे लिए लागू रहेगा। कौन सा लागू रहेगा? ये 6 नंबर का है। देखिए, आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे कि आपकी जो एज रहेगी वो कितनी रहती है? 20 से लेकर 43 ईयर्स तक। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? लोअर एज लिमिट नॉट बॉर्न बिफ आफ्टर। ओके, तो इस जो 1/1/2005 के बाद में, ओके, 1 जनवरी 2005 के बाद में आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वैसी सिचुएशन में 2 जनवरी 1982 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2025 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो वो सिचुएशन में आपकी जो एज है वो कब काउंट की जाएगी? मतलब आपका बर्थ जो रहेगा 2 जनवरी 1979 के पहले का नहीं चाहिए, नॉट बॉर्न अर्लियर बोला गया है। ओके, और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं चाहिए। ओके, दोनों भी डेट यहाँ पर इंक्लूड होती है दोस्तों। अगर 1 जनवरी 1975 के पहले अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर 1 जनवरी 2005 को अगर बर्थ हुआ है तब अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 2 जनवरी 2005 के बाद में अगर बर्थ हुआ है तब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम अगर SC ST के लिए बारे में देखते हैं दोस्तों, तो SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए जो बर्थ का क्राइटेरिया दिया गया है, उनका बर्थ जो होता है दोस्तों वो 2 जनवरी 1977 के पहले का नहीं चाहिए। ओके, ओके, कितना? 2 जनवरी 1977 का नहीं चाहिए। 2 जनवरी 1977 को अगर बर्थ हुआ है फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1 जनवरी 1977 को अगर बर्थ हुआ है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और
1 जनवरी 2005 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2005 को बर्थ हुआ है फिर भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन 2 जनवरी 2005 को अगर आपका बर्थ हुआ है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब एज क्राइटेरिया दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोला गया है, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एंड प्रेफरेंसेस फॉर द पोस्ट। तो देखिए दोस्तों, आपको आरआरबी या फिर प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट कैसे भरना भरना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई। कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरीज नोटिफाइड फॉर विच कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई एंड एलिजिबल इन दैट चूजन आरआरबी ओनली। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है ये समझने की बात है। मतलब जो आरआरबी से आप फॉर्म भरते हैं, मतलब जैसे कि मैं अजमेर आरआरबी से फॉर्म भरता हूँ या फिर मैं अगर बिलासपुर आरआरबी से फॉर्म भरता हूँ तो उसके बाद में मैं कोई भी एक ही डिवीजन से फॉर्म भर सकता हूँ। उसके बाद में मैं किसी भी डिवीजन से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर बिलासपुर आरआरबी से फॉर्म भरता हूँ तो बिलासपुर आरआरबी में 2 डिवीजन आते हैं। एक आता है सेंट्रल रेलवे आता है और एक आता है SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है। तो आपको प्रेफरेंस कौन सा देना है? फिर अगर मेरे को लगता है कि मुझे सेंट्रल रेलवे का पहला प्रेफरेंस देना है, मैंने कौन से इससे फॉर्म भरा हूँ? बिलासपुर से फॉर्म भरा हूँ, लेकिन पहला प्रेफरेंस मेरा CR के लिए रहेगा और सेकंड प्रेफरेंस SECR के लिए रहेगा, या फिर पहला प्रेफरेंस मैं SECR के लिए दूंगा और सेकंड प्रेफरेंस CR के लिए दूंगा। बाकी के जो जितने कुछ डिवीजन है वहां पर मैं अपना प्रेफरेंस नहीं भर पाऊंगा। ओके, मतलब बिलासपुर के अलावा जितने कुछ डिवीजन है वहां पर मैं अपना प्रेफरेंस नहीं भर पाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, ये बिलासपुर डिवीजन है दोस्तों। तो बिलासपुर डिवीजन में देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की देखते हैं तो यहाँ पर CR है और SECR। एक तो मैं ये पहले पे भर पाऊंगा या फिर इसको दूसरे पे भरना पड़ेगा, या फिर SECR को फर्स्ट नंबर पे भर दिया तो सेकंड नंबर पे मुझे CR भरना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे, इसके बाद में मुझे कुछ भी यहाँ पर फर्दर ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ओके फॉर ऑल कम्युनिकेशन। तो आपके पास में आपका खुद का मोबाइल नंबर और खुद की पर्सनल ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी होना कंपलसरी है। ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अप्लाई करेंगे उसके सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट, आपका अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन फिल करना होगा। जो इंफॉर्मेशन आप क्रिएट एन अकाउंट में फिल करते हैं वो लेटर ऑन स्टेजेस में कहीं पर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल इन द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर account creation with utmost care okay as correction of any kind will not be permitted once the account is created। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद में आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन उसमें से चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ द कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स इन द फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म के अंदर में जो कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसके बाद के वो छोड़ के उसके बाद की जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन जितने बार आप मॉडिफाई करेंगे उतने बार आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, तो वो जो 250 रुपीज़ रहेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। और कब से कर पाएंगे आप, 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, आफ्टर 26 सितंबर 2024 आरआरबी शॉल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसके बाद में आप कुछ भी फॉर्म वगैरह कुछ भर नहीं सकते या फिर मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर DV। ओके, तो DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, 1:1 की रेशियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर एक आधी डिवीजन में 28 वैकेंसीज है तो 28 वैकेंसी के लिए सिर्फ 28 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके, फिर वो आगे क्या बोला गया है, इट विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट्स इन CBT। ओके, तो CBT का जो मेरिट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन आफ्टर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है दोस्तों। इसके पहले भी जितनी कुछ एग्जाम हुई है सभी इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 2019 में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए दोस्तों, आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है फॉर एवरी
रॉन्ग आंसर इन सीबीटी। फिर उसके बाद में बैंड एटम, जितनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं वो सभी बैंड होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्लॉक रूम वगैरह, यहाँ पर कुछ भी अरेंज किया नहीं जाएगा दोस्तों, तो आपकी जो जितनी कुछ वैल्यूएबल्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेंगी। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट कैंडिडेट आर एडवाइज टू सी ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट ओनली, ओके, लिस्टेड इन पैरा 14 एफ। पैरा 14 एफ में जितनी कुछ वेबसाइट मेंशन की गई उसी पे जो नोटिफिकेशन अपलोड होंगे उसी के ऊपर आपको बिलीव करना है या फिर उसके ऊपर ही रिलाय रहना है, ओके। बिवेयर ऑफ फेक वेबसाइट एंड दे मे गिव मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के लिए ऊपर आपको विजिट करना होगा। फिर उसके बाद में है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बाद में देख, मतलब वही सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो बिफोर अप्लाइंग द फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ इन दैट वे फुलफिल द ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, हाँ, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव रिक्विजिट एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ दिस CEN दोज अवेटिंग रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि जिनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट CEN विल बी समिलरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम द ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करना है। मतलब आप अगर ऐसा करते, सबसे पहले महाराष्ट्र डिवीजन से मतलब मुंबई डिवीजन से फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद में चेन्नई डिवीजन से फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद में इलाहाबाद डिवीजन से फॉर्म भरना की कोशिश करते, तो ऐसा अगर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिवाइड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड, ओके। तो जो डिबार्ड है वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट हु गेव who have been dismissed from the service by the central government of India, state government, PSU, any other government organization are not eligible should and should not apply, okay। जो किसी भी प्रकार की सर्विस से अगर डिबार्ड हुआ है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगा, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम, ओके। अगर आपने कभी कभार कोई भी कंडीशन में अगर आपने आपका नेम चेंज किया तो आपका जो चेंज नेम है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एक तो आपके पास में उसका गैजेट होना चाहिए, अगर कोई लेडीज़ कैंडिडेट है, अगर उसकी शादी हुई है, शादी के बाद में नाम चेंज हुआ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो सिग्नेचर वगैरह जो रहेगा वो उसके इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी। तो देखिए दोस्तों SC ST कैंडिडेट जो होते हैं तो उनको स्लीपर क्लास का एक पास प्रोवाइड किया जाता है। कब, जब आपका CBT रहेगा वो टाइम में भी आप टू एंड फ्रो पास ले सकते हैं स्लीपर कोच का, और जब आपका DV होता है DV के टाइम में भी आपको SC ST कैंडिडेट्स को स्लीपर क्लास का टिकट मिलता है, ओके, टू एंड फ्रो मिलता है, ओके। फिर उसके बाद में, लेकिन दोस्तों ये जो टू एंड फ्रो जो मिलता है ना, ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ओके। ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको काउंटर बुकिंग करना होता है। जो रेलवे स्टेशन पे जो काउंटर होते हैं बुकिंग के, वहाँ पर ही जाके आपको ये ट्रेन की टिकट बुक करना होता है, ओके। यहाँ इसका रिजर्वेशन करना होता है। फिर उसके बाद में जो आगे दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दी गई है दोस्तों। तो हेल्पलाइन नंबर, यहाँ अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में वैकेंसी का मैट्रिक्स दिया है दोस्तों, आगे डिस्कस करने वाले। फिर उसके बाद में है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस जो है दोस्तों ये हमें C1 लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 जो सेकंड कॉलम है उसमें दिया गया है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। नियर विजन भी देखा जाता है। फिर उसके बाद में नेलेंस चार्ट के थ्रू नियर विजन देखा जाता है, और आपकी हियरिंग टेस्ट भी होती है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आपका एक्सरे चेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, CBC होता है, ये भी मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ओके। फिर उसके बाद में नेशनलिटी, आप ये नेशनलिटी वाला कॉलम पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में है ये आपने अभी हमने ये डिस्कस किए थे दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ओके। फिर उसके बाद में अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए दोस्तों 43 + 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब 48 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 43 + 3 46 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये एक्स सर्विसमैन PWBD, ओके,
फिर उसके बाद में ग्रुप सी में अगर वर्किंग है, जो मतलब रेलवे स्टाफ है और ग्रुप सी में या फिर ग्रुप डी में वर्किंग है, तो उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया गया है। और अगर विडो है, एक फीमेल कैंडिडेट विडो है, ओके, डिवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पर उस एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला गया है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। ओके, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आगे देखने वाले हैं दोस्तों। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ रहेंगे। तो ये 500 रुपीज़ किसके लिए लगने वाली है दोस्तों? फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैटेगरी मेंशन बिलो। तो मेंशन बिलो में मतलब जो SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ओके, EBC, तो ये सब कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ लगने वाली है। इसके अलावा जितने कुछ कैंडिडेट्स हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के वगैरह कैंडिडेट्स हैं, उनको 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फी लगने वाला है। ओके, तो आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शाल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग CBT। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन अगर आप CBT में अपेयर होते हैं, तो आपको 400 रुपीज़ वापस किए जाएंगे। सेम SC ST कैंडिडेट है, उनके पूरे के पूरे जो मतलब 250 रुपीज़ है, उसमें से जो बैंक चार्जेस है वो डिडक्ट करके बाकी के जो रिमेनिंग पैसे होते हैं वो यहाँ पर आपको ये किए जाते हैं, मतलब रिफंड किए जाते हैं। ओके, मोड्स ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो जो कैंडिडेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस की है दोस्तों कि आप अगर CBT में अपेयर होते तो उसके बाद में आपके पैसे वापस मिलने वाले हैं। जो अकाउंट से आप ये करते हैं, पेमेंट करते हैं, वही अकाउंट से आपको, वही अकाउंट में, सेम अकाउंट में आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन होता है वो सब यहाँ पर लागू रहेगा। साथ ही में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लागू होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स के लिए लागू रहता है, तो वो भी लागू रहने वाला है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, तो जो PWBD कैंडिडेट है उनको स्क्राइब की फैसिलिटी रहती है दोस्तों, तो स्क्राइब के बारे में वगैरह यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप PWBD कैंडिडेट है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो मतलब अगर आप PWBD कैंडिडेट है, ओके, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपका जो डिसेबिलिटी होता है मिनिमम 40% का डिसेबिलिटी होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब NOC। तो NOC किसके लिए लगेगा? जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी PSU में या फिर किसी भी ऑटोनॉमिक्स बॉडी में रेगुलर एम्प्लॉय है। ओके, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय मतलब क्या? जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको NOC की ज़रूरत होने वाली है। फिर उसके बाद में है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है दोस्तों, जो पेपर है आपका दोस्तों वो CBT रहेगा, सिंगल स्टेज CBT बोला गया है। लेकिन दोस्तों अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहे तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका कितना रहेगा? 90 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। ओके, लेकिन अगर आप PWBD कैंडिडेट है और अगर स्क्राइब अवेल करते हैं तो वैसे सिचुएशन में 120 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में सेक्शन वाइज मार्क्स। ओके, तो प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब जो आपका नर्सिंग का सिलेबस है उसके 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो रहेगा दोस्तों उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 मार्क्स है। जनरल साइंस 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो आपका 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी दिया गया है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तो UR या फिर EWS कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स लेना है मिनिमम। OBC एंड SC उनके लिए 30% मार्क्स लेना है और ST कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लेना है। ओके, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मार्क्स लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद में भी आपको मेरिट में आना होता है। ओके, फिर उसके बाद में 1:1 की रेशियो में ही आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। तो देखिए दोस्तों आपका जो DV रहेगा उसमें जितनी कुछ आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको लेकर जाना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है
candidates will have to download the city and date of exam intimation, e-call letters and travel authority wherever applicable for from the links provided on the official website of RRB. Candidate should read the इंस्ट्रक्शन ऑन ई कॉल लेटर। ओके, तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका नॉर्मलाइजेशन 100% यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होने वाला है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रहेगा वो 1:1 की रेशियो में बुलाया जाएगा। ओके, अगर सेम मार्क्स रहते हैं दोस्तों तो जो ओल्डर कैंडिडेट जिसकी एज ज़्यादा रहती है उसे प्रीफरेंस दिया जाएगा। ओके, टाई ब्रेकर में। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस होगा, डीवी के बाद में मेडिकल फिटनेस होता है। फिर उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, जो रिस्पेक्टिव जिस आपको आरआरबी से अप्लाई करना है उस आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मुझे लगता है कि अहमदाबाद से अप्लाई करना चाहिए तो ये वाली वेबसाइट है। अगर दोस्तों मैं अगर गुजरात से मतलब बिलोंग करता हूँ लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि मैंने मुंबई से फॉर्म भरना है तो मैं मुंबई से भी फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन वेबसाइट कौन सी यूज़ करना पड़ेगा, जो मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट से फॉर्म भरना होगा। अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मुंबई से फॉर्म भरना है, मैं मुंबई की वेबसाइट से भर सकता हूँ। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिलासपुर बोर्ड से फॉर्म भरना चाहता हूँ तो मैं बिलासपुर बोर्ड से भी फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो सीबीटी रहेगा वो इंग्लिश, हिंदी और बाकी की जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस लाइक असमीज हो गया, फिर उसके बाद में बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ये सभी लैंग्वेज में आप आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे क्या बोला गया है दोस्तों, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी मतलब पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड एनी नंबर, कितनी भी बार आप मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन हर बार आपको कितने पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में इनवैलिड एप्लीकेशन, अगर किसी भी रीज़न से आपका एप्लीकेशन अगर इनवैलिड होता है तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर की जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट है, ई कॉल लेटर के रिगार्डिंग है। तो जो आपका ई कॉल लेटर है मतलब एडमिट कार्ड जो है वो आप 4 डेज बिफोर ऑफ सीबीटी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिटी रहेगा, ओके, सिटी जो रहेगा वो आपको 10 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में और कौन से प्लेस पे आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन आपका जो कॉल लेटर डाउनलोड करना है या फिर जो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वो एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे, कब डाउनलोड कर पाएंगे, 4 डेज बिफोर ऑफ द सीबीटी। ओके, सीबीटी के 4 दिन पहले कर पाएंगे। ओके, ये फ्री ट्रैवल फैसिलिटी एससी और एसटी के लिए है। फिर उसके बाद में है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कोई भी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, एज लाइक वोटर आईडी, आधार, या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, किसी भी प्रकार का एक यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो डीवी के लिए सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो ओरिजिनल लेके जाना होता है, साथ ही में आपको एनओसी भी लेके जाना पड़ेगा अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तब। ओके, फिर जो ये बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये कुछ इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ का, पास्ट 3 ईयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल। तो एक तो आपके पास में जीएनएम होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड बी ग्रेड नर्स बाय वे ऑफ रिड्यूस कोर्स पीरियड। तो देखिए दोस्तों, आईएनसी की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे, तो उस टाइप का आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी होना चाहिए या फिर जीएनएम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो जीएनएम कैंडिडेट्स है उनके लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की किसी ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आरआरबी वाइज, ओके, जोनल मतलब रीजनल वाइज यहाँ पर वैकेंसीज शो की गई। तो ये अहमदाबाद रीजन में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की WR मतलब वेस्टर्न रीजन में कितने 20 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में ये प्रयागराज में टोटल कितने, DLW में 7 और यहाँ पर 14 वैकेंसीज है, और ये 1 वैकेंसीज, तो टोटल 22 वैकेंसीज है। ओके, फिर उसके बाद में मतलब DLW में 7, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितनी है
14 है। नॉर्दर्न रेलवे में 1 वैकेंसी है, तो ऐसे टोटल 22 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलोर डिवीज़न, तो बेंगलोर में कितनी वैकेंसीज है, टोटल 25। तो इस प्रकार से आप आपके जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो इससे आपको भरना है, लेकिन कोई भी एक ही डिवीज़न से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला गया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ओके, सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर सिलेबस है दोस्तों। ये मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में कॉमन्स फॉर ऑल पोस्ट, तो जो 70 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे नर्सिंग के रहेंगे, लेकिन जो 30 पर क्वेश्चंस रहेंगे वो अदर सिलेबस में जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस होता है। ओके, तो जनरल अरिथमेटिक का ये सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का ही ऐसा सिलेबस है। ये टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ एनेक्सर्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट होते हैं वो होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आरआरबी की जितनी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन थी डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो बाकी साथियों को भी शेयर करो। दोस्तों अगर आरआरबी एग्जाम के रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।